जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें आवाज ऊंची नहीं होती, लेकिन चोट बहुत गहरी होती है। जब अपने ही हमें रोक देते हैं, तब समझ आता है कि दूरी हमेशा किलोमीटर में नहीं नापी जाती। मेरा नाम शारदा है, उम्र 65 साल। यह कहानी उस दिन से शुरू होती है जिस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं अपने बेटे की जिंदगी में सिर्फ एक नाम भर रह गई हूं। वह सुबह ठंडी थी, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी गर्माहट थी। रात भर नींद नहीं आई थी। ट्रेन की टिकट बार बार देख रही थी, जैसे कहीं वह भी मुझसे नाराज होकर गायब न हो जाए। मैं 3 दिन पहले ही गांव से निकली थी। वजह एक ही थी, मेरे बेटे का बेटा, मेरा पोता, इस दुनिया में आने वाला था। मैंने अपने पुराने संदूक से सबसे अच्छी साड़ी निकाली थी, वही हल्की फिरोजी रंग की जिसे मैंने बेटे की शादी पर पहना था। सोचती रही, आज पोते को गोद में लूंगी, उसके माथे को चूमूंगी और अपने बेटे को देखकर कहूंगी, देखा, मेरी दुआएं खाली नहीं गईं। 12 घंटे का सफर आसान नहीं था। बस में लोग आते जाते रहे, पर मेरी नजर खिड़की से बाहर टिक गई थी। खेत, पेड़, सड़कें सब पीछे छूटते जा रहे थे, जैसे मेरी अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से भी वहीं कहीं छूट गए हों। हर झटके के साथ मुझे अपने बेटे की बचपन की शक्ल याद आती रही। वह कैसे बुखार में मेरी गोद में सिमट जाता था, कैसे आधी रात को उठकर पानी मांगता था। तब मैं कभी नहीं थकती थी। तब मुझे लगता था, माँ होना ही मेरी पहचान है। शहर पहुंची तो अस्पताल की इमारत दूर से ही दिख गई, बड़ी, सफेद, ठंडी। मैंने अंदर कदम रखा तो अजीब सी गंध ने मेरा स्वागत किया, दवाइयों और डर की मिली-जुली गंध। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने मुझसे नाम पूछा। मैंने गर्व से कहा, मैं रवि की माँ हूं। उसने कंप्यूटर में कुछ देखा और फिर एक पल रुककर बोली, आप वेटिंग एरिया में बैठ जाइए। मैं बैठ गई। चारों तरफ लोग थे, पर कोई अपना नहीं। हर गुजरती नर्स से मैं उम्मीद करती कि शायद अब कोई बुलाएगा। घड़ी की सुई आगे बढ़ती रही। 1 घंटा, फिर दूसरा। आखिर दूर से मुझे अपने बेटे की आवाज सुनाई दी। मैं उठ खड़ी हुई। दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने मुझे देखा, बस एक पल के लिए। फिर उसकी नजर झुक गई। माँ, उसने धीरे से कहा, अभी अंदर मत आना। मैं कुछ समझ नहीं पाई। क्यों बेटा? मेरे मुंह से बस इतना ही निकला। उसने इधर उधर देखा, जैसे शब्द ढूंढ रहा हो। डॉक्टर ने कहा है, और नेहा भी चाहती है कि अभी सिर्फ वही लोग रहें। वही लोग? मैं वही नहीं थी। ये बात मेरे कानों में नहीं, सीधे दिल में गिरी। मैंने उसके चेहरे को देखा, वही चेहरा जिसे मैंने अपने हाथों से बड़ा किया था। आज उस चेहरे पर शर्म थी, जैसे मैं कोई गलती हूं। ठीक है, मैंने कहा। मेरी आवाज खुद मुझे अजनबी लगी। मैं वापस कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर बाद बच्चे के रोने की आवाज आई। मेरा दिल उछल पड़ा। वह आवाज मेरे लिए किसी मंदिर की घंटी से कम नहीं थी। पर मैं वहीं बैठी रही। किसी ने मुझे बुलाया नहीं। किसी ने यह नहीं कहा कि आओ, अपने पोते को देखो। शाम ढलने लगी। बाहर अंधेरा फैल रहा था। तब मेरा बेटा मेरे पास आया। माँ, आज आप घर मत आना, नेहा थकी हुई है। मैंने उसे देखा। बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द कहीं अटक गए। मैंने सिर्फ सिर हिलाया। उस रात मैं एक सस्ते से गेस्ट हाउस में रुकी। कमरे में एक छोटा सा पलंग और एक मेज थी। मैंने अपना बैग रखा और पलंग पर बैठ गई। पहली बार, सच में पहली बार, मुझे लगा कि मैं बहुत अकेली हूं। अगली सुबह मैंने वही साड़ी पहनी, हल्का सा काजल लगाया, शायद यह दिखाने के लिए कि मैं टूटी नहीं हूं। मैंने सोचा, आज जरूर बुलाएगा। मैं अस्पताल पहुंची। फिर वही इंतजार। दोपहर हो गई। मेरा फोन खामोश रहा। मैंने खुद कॉल नहीं किया, कहीं वह फिर कह न दे, माँ, अभी नहीं। शाम को एक मैसेज आया, माँ, सब ठीक है, बच्चा स्वस्थ है, बस इतना ही। न कोई तस्वीर, न मिलने का न्योता। मैंने फोन हाथ में पकड़े पकड़े आंखें बंद कर लीं। ये खुशी का संदेश था, पर इसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। तीसरे दिन मैं वापस लौट आई। वही लंबा सफर। इस बार खिड़की के बाहर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। गांव पहुंची तो पड़ोस की औरतें बधाई देने आ गईं। दादी बन गईं। वे हंस रही थीं। मैं भी मुस्कुरा दी। पर किसी को क्या पता, उस मुस्कान के पीछे क्या था। दिन बीतते गए। मैंने खुद को काम में लगा लिया। सुबह जल्दी उठती, मंदिर जाती, फिर घर के काम। पर हर खाली पल में
फोन की तरफ देखती। कभी कोई तस्वीर आएगी, कभी कोई आवाज। एक हफ्ते बाद फोटो आई। मेरे बेटे ने नहीं, बहू ने स्टेटस लगाया था। बच्चे की तस्वीर। नीचे लिखा था, हमारी दुनिया, हमारी। उस शब्द ने मुझे चुभो दिया। मैंने फोटो को देर तक देखा। उसकी नाक ठीक मेरे बेटे जैसी थी, आंखें शायद मेरी। मैंने कमेंट लिखा, भगवान खुश रखे। कोई जवाब नहीं आया। एक दिन अचानक बेटे का फोन आया। माँ, अगले महीने बच्चे का नामकरण है। मेरा दिल फिर से उम्मीद से भर गया। मैं आऊं? वह चुप रहा। फिर बोला, माँ, नेहा कह रही है कि अभी ज्यादा लोगों को बुलाना ठीक नहीं। ज्यादा लोग। मैं फिर उसी शब्द में गिन ली गई। मैंने इस बार कुछ नहीं कहा। फोन रख दिया। उस रात मैं बहुत देर तक जागी रही। सोचती रही। कब से मां होना बोझ हो गया। समय आगे बढ़ता रहा। पोता बड़ा हो रहा था। मैं उसकी हर खबर सोशल मीडिया से जानती। कभी कभी लगता मैं उसकी जिंदगी की एक दर्शक भर हूं। एक दिन अस्पताल से फोन आया। आवाज औपचारिक थी। मैडम, आपके बेटे ने आपको इमरजेंसी कांटेक्ट दिया है। मेरा दिल बैठ गया। क्या हुआ? कुछ भुगतान बाकी है। उस पल मुझे सब साफ दिख गया। जब जरूरत थी, तब मैं मां थी, वरना मैं बस एक दूरी पर खड़ी औरत थी। मैंने फोन रख दिया। देर तक चुप बैठी रही। फिर पहली बार मैंने अपने लिए सोचा। मैंने बेटे को मैसेज लिखा, मैं आऊंगी पर अपनी शर्तों पर। उस दिन मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, पर इतना जरूर जान गई थी कि हर बार चुप रहना ही मां होना नहीं होता। मैंने अगली सुबह बहुत देर तक सूरज को उगते हुए देखा, जैसे वह भी मुझसे पूछ रहा हो, अब क्या? गांव की गलियां वहीं थीं, लोग वहीं थे, पर मैं वैसी नहीं रही थी। पहली बार मुझे यह एहसास हुआ कि अगर मैं खुद को नहीं संभालूंगी, तो कोई और नहीं करेगा। मैंने अपने बेटे को आखिरी मैसेज भेजा था, पर जवाब नहीं आया। शायद वह सोच रहा था कि मैं भी बाकी दिनों की तरह चुप हो जाऊंगी। दिन बीतते गए। मैं अपने कामों में लगी रही, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। पहले जहां मैं हर समय इंतजार करती थी, अब मैंने इंतजार को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया था। मैंने सिलाई मशीन निकाली, जो बरसों से कोने में पड़ी थी। पहले सिर्फ शौक था, अब वही मेरा सहारा बनने लगी। पड़ोस की लड़कियां कपड़े सिलवाने आने लगीं। थोड़ी सी कमाई होने लगी। पैसे से ज्यादा मुझे आत्मसम्मान महसूस हो रहा था। एक शाम अचानक मेरे बेटे का फोन आया। उसकी आवाज में थकान थी। माँ, तुम नाराज हो क्या? मैंने गहरी सांस ली। नाराज नहीं हूं बेटा, बस थक गई हूं। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम समझती क्यों नहीं? नेहा की तबीयत ठीक नहीं रहती। सब कुछ बहुत संवेदनशील है। और मैं? मेरे मुंह से पहली बार यह सवाल निकला। मैं क्या हूं? उसके पास जवाब नहीं था। उसने बात बदल दी। मैं बाद में कॉल करता हूं। फोन कट गया। पर इस बार फोन कटने के बाद मैं नहीं टूटी। शायद इसलिए कि मैंने अपने अंदर कुछ जोड़ लिया था। महीने बीत गए। पोते का पहला जन्मदिन आया। फिर वही कहानी। फोटो आई, स्टेटस आया, पर बुलावा नहीं। मैंने उस दिन खुद के लिए खीर बनाई, मंदिर जाकर दिया जलाया, और पहली बार बिना रोए सो गई। एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात को कोई क्यों आएगा? यही सोचते हुए मैं उठी। सामने वही था, मेरा बेटा। चेहरे पर घबराहट थी, आंखों में थकान। मैंने कुछ नहीं पूछा, उसे अंदर आने दिया। वह कुर्सी पर बैठ गया, सिर झुका लिया। माँ, सब बिखर रहा है। मैं चुप रही। उसे बोलने देना चाहती थी। नेहा ठीक नहीं है। डॉक्टर कहते हैं उसे बहुत तनाव है। बच्चा संभालना मुश्किल हो रहा है। मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया है। उसकी आवाज कांपने लगी। वही बेटा, जिसे मैंने हमेशा मजबूत देखा था, आज टूटा हुआ मेरे सामने बैठा था। माँ, उसने कहा, हमें तुम्हारी जरूरत है। यह वाक्य मैंने पहले भी सुना था, पर आज इसका मतलब अलग था। आज यह सिर्फ सुविधा नहीं था, यह मजबूरी थी। मैंने उसकी तरफ देखा। रवि, मैं आऊंगी, पर इस बार सब कुछ वैसे नहीं होगा जैसे तुम चाहो। उसने तुरंत सिर हिला दिया। हाँ माँ, जैसा तुम कहो। मैं अगले दिन उसके साथ शहर चली गई। वही अस्पताल, वही गलियारे, पर इस बार मैं किसी से अनुमति लेने नहीं आई थी। मैं अपने पोते के लिए आई थी। जब मैंने उसे पहली बार खुले दिल से गोद में लिया, तो मेरी आंखों से आंसू बह निकले। उसने मेरी उंगली पकड़ ली। उस छोटे से स्पर्श में मुझे मेरी पूरी जिंदगी का जवाब मिल गया। नेहा मुझे देखकर रो पड़ी।
मुझसे गलती हो गई, उसने कहा। मैं डर गई थी। मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ बातें शब्दों से नहीं, समय से ठीक होती हैं। अगले कुछ महीने आसान नहीं थे। घर में तनाव था, बातें थीं, पुराने घाव थे। पर धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। मेरा बेटा समझने लगा कि माँ को किनारे रखकर घर नहीं चलता। नेहा ने भी सीखा कि रिश्ते सिर्फ सीमाएं खींचने से नहीं, सम्मान देने से चलते हैं। एक दिन रवि ने मुझसे कहा, माँ, उस दिन अस्पताल में मैं गलत था। मैंने उसकी तरफ देखा। गलती सबसे होती है बेटा। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उससे क्या सीखते हैं। आज मेरा पोता दौड़कर मेरे पास आता है। मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। अब मैं किसी की जिंदगी में मेहमान नहीं हूं। मैं अपनी जगह पर हूं। और मैंने यह भी सीखा है कि माँ होना सिर्फ सहना नहीं होता। कभी कभी अपने लिए खड़ा होना भी सिखाना पड़ता है। खुद को भी और अपने बच्चों को भी। जब मैं वहां रहने लगी तो दिन और रात के फर्क ने अपना मतलब खो दिया। कभी आधी रात को आरव रोने लगता। कभी सुबह होने से पहले नेहा घबरा कर उठ बैठती। मैं चुपचाप उठती, बच्चे को गोद में लेती, उसे थपकियां देती। वही पुराना सा एहसास लौट आया, जैसे समय ने एक पूरा चक्कर काट लिया हो। फर्क बस इतना था कि अब मैं खुद को भूल कर नहीं कर रही थी, बल्कि समझदारी के साथ कर रही थी। शुरुआत में नेहा मुझसे दूरी बनाए रखती थी। वह धन्यवाद कहती, पर आंखों में अब भी झिझक रहती। शायद अपराध बोध था, शायद डर। मैं उससे कुछ नहीं पूछती थी। मैंने सीखा था कि हर रिश्ते को बोलकर नहीं सुलझाया जा सकता। कुछ रिश्तों को सांस लेने की जगह देनी पड़ती है। रवि दिन भर बाहर काम ढूंढता रहता। कभी एक इंटरव्यू, कभी दूसरा। शाम को लौटता तो थका हुआ होता। पर अब वह मुझसे नजरें नहीं चुराता था। कभी कभी चाय पीते हुए वह अचानक बोल पड़ता, माँ, जब तुम नहीं आई थीं, तब मुझे लगा था कि सब संभाल लूंगा। मैं सिर्फ इतना कहती। कभी कभी सब संभालने के लिए किसी और का सहारा लेना भी हिम्मत होती है। धीरे धीरे घर की हवा बदलने लगी। आरव अब मुझे पहचानने लगा था। मेरे कमरे की ओर रेंगते हुए आ जाता, मेरी साड़ी पकड़ लेता। वह छोटा सा स्पर्श मुझे याद दिलाता कि मैं यहाँ किसी एहसान के लिए नहीं, बल्कि अपने रिश्ते के हक से हूँ। एक दिन नेहा ने खुद आकर कहा, माँ, आप चाहें तो आरव को पार्क ले जा सकती हैं। उसने मुझे माँ कहा। शब्द छोटा था, पर उसका वजन बहुत बड़ा था। मैंने सिर हिलाया और आरव को लेकर बाहर निकल गई। पार्क में दूसरी दादियाँ भी थीं। कोई शिकायत नहीं, कोई सफाई नहीं, बस हंसी और बच्चों की किलकारियां। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि मैं फिर से सामान्य हूं। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती। एक शाम रवि बहुत परेशान लौटा। उसके चेहरे एक पर गुस्सा और बेबसी दोनों थे। माँ, नेहा के माता पिता फिर से दखल दे रहे हैं, उसने कहा। वे कहते हैं कि तुम्हारा यहां रहना ठीक नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। नेहा भी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखों में डर था। शायद उसे लगा कि अब फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी। मैंने शांत आवाज में कहा, रवि, यह फैसला तुम्हें करना है। मैं यहां किसी की जगह लेने नहीं आई हूं। अगर तुम्हें लगता है कि मेरा जाना ठीक है, तो मैं चली जाऊंगी। रवि ने मेरी तरफ देखा। बहुत देर तक चुप रहा। फिर उसने नेहा की तरफ देखा और कहा, यह घर हमारा है। माँ यहां रहेंगी। उस दिन मैंने कुछ नहीं जीता, पर बहुत कुछ वापस पाया। सम्मान। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं डर गई थी, उसने कहा। मुझे लगता था सब मुझसे छिन जाएगा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। डर हमें गलत फैसले करवाता है, पर डर को पहचान लेना ही आधा इलाज है। समय के साथ नेहा की तबीयत सुधरने लगी। वह मुस्कुराने लगी, आरव के साथ खेलती। कभी कभी मुझसे सलाह भी पूछती। मैं उसे बताती, पर थोपती नहीं। मैंने सीखा था कि आज की बहुएं आज की बेटियां भी हैं। उन्हें साथ चाहिए, आदेश नहीं। एक शाम हम तीनों साथ बैठे थे। आरव बीच में खेल रहा था। रवि ने अचानक कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें रोका, तुम्हें छोटा महसूस कराया। मैंने उसकी तरफ देखा। माफी से ज्यादा जरूरी है कि वही गलती दोबारा ना हो। उसने सिर हिलाया। उस दिन के बाद उसने कभी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। न आने से, न बोलने से, न महसूस कराने से। आज जब मैं यह सब सोचती हूं, तो समझ आती है कि रिश्तों में सबसे खतरनाक चीज नफरत नहीं, बल्कि बेपरवाही होती है। जब तक रवि मुझे रोकता रहा,
मुझे दुख होता रहा। जिस दिन उसने मुझे देखा, उस दिन सब बदल गया। अब मैं महीने में कुछ दिन अपने गांव भी जाती हूँ। अपनी सिलाई मशीन अब भी चलाती हूँ। मेरी अपनी दुनिया है। और जब मैं शहर लौटती हूँ तो कोई यह नहीं पूछता कि मैं कब जाऊंगी। अब पूछा जाता है, माँ, कब आ रही हो? शायद यही फर्क है। पहले मैं अनुमति मांगती थी, अब मुझे बुलाया जाता है। और इस पूरी यात्रा में मैंने एक बात सीखी है। माँ होना त्याग का नाम है, पर खुद को मिटा देने का नहीं। अगर हम खुद की इज्जत करना सीख लें, तो बच्चे भी हमें इज्जत देना सीख जाते हैं। जब मैंने वापस गांव जाने की तैयारी की, तो यह कोई पलायन नहीं था। यह एक संतुलन था। मैंने अपना छोटा सा बैग पैक किया, वही पुराना संदूक खोला, और इस बार वही साड़ी नहीं निकाली। इस बार मैंने साधारण कपड़े रखे, क्योंकि अब मुझे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं थी कि मैं कौन हूं। मैं खुद जानती थी। रवि मुझे स्टेशन छोड़ने आया। आरव उसकी गोद में था। वह मेरी तरफ देख देख कर हंस रहा था। मैंने उसे गोद में लिया, माथे पर चूमा। उस पल मुझे लगा कि समय ने मुझे वो लौटा दिया है जो मुझसे छीन लिया गया था। माँ, रवि ने कहा, ज्यादा दिन मत लगाना। मैं मुस्कुरा दी। यह वाक्य पहले कभी नहीं सुना था। पहले सिर्फ यही पूछा जाता था, कब जा रही हो? गांव लौटकर मेरी दिनचर्या फिर से शुरू हुई, पर इस बार मन में कोई खालीपन नहीं था। मैं सुबह मंदिर जाती, फिर सिलाई करती। अब काम बढ़ गया था। कुछ लड़कियां मुझसे सीखने भी आने लगीं। मैं उन्हें सिर्फ सिलाई नहीं सिखाती थी, बल्कि यह भी सिखाती थी कि अपने पैरों पर खड़े होने का मतलब क्या होता है। एक दिन पंचायत से बुलावा आया। उन्होंने मुझसे कहा कि गांव की महिलाओं के लिए एक छोटा सा प्रशिक्षण शुरू करना चाहते हैं। मैं हंस दी। मैं कौन होती हूं? उन्होंने कहा, आप वो हैं जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। मैंने हाँ कह दी, शायद इसलिए कि अब मुझे खुद पर भरोसा था। शहर से कभी कभी नेहा का फोन आता। पहले वह औपचारिक थी, अब बातें लंबी होने लगीं। वह अपने डर बताती, अपनी उलझनें। मैं सुनती, सलाह देती, पर जज नहीं करती। उसने एक दिन कहा, माँ, अगर आप उस दिन वापस नहीं आती तो शायद हम टूट जाते। मैंने कहा, कभी कभी दूरी ही रिश्तों को बचाती है। आरव बड़ा हो रहा था। उसके पहले शब्दों में दादी भी था। जब मैंने वीडियो कॉल पर सुना, तो आंखों से आंसू निकल आए। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये सुकून के थे। कुछ महीनों बाद रवि ने फोन किया, माँ, हमें तुम्हारी जरूरत है। इस बार उस वाक्य में मजबूरी नहीं थी, उसमें अपनापन था। मैं फिर शहर गई, पर अब मेरे कदम डगमगा नहीं रहे थे। घर में मेरा कमरा वही था, पर मेरी जगह बदल चुकी थी। अब फैसलों में मेरी राय ली जाती थी, छोटी नहीं, जरूरी। एक शाम नेहा ने कहा, माँ, आप हमारे साथ ही रहिए ना। मैंने उसे देखा, और मेरी दुनिया वह समझ गई। आप जब चाहें जाएं, जब चाहें आए। यही तो चाहिए था, स्वतंत्रता। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं, तो उस अस्पताल के बाहर बैठी औरत याद आती है, जिसे उसके ही बेटे ने रोक दिया था। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। उसे नहीं पता था कि वही रोक उसे खुद से मिलने का रास्ता दिखा देगी। अगर उस दिन मुझे अंदर जाने दिया जाता, तो शायद मैं कभी अपने लिए खड़ी ना होती। शायद मैं हमेशा चुपचाप सहती रहती। कभी कभी भगवान भी हमें रोकते हैं, ताकि हम खुद को आगे बढ़ा सकें। मेरी कहानी किसी एक माँ की नहीं है। यह हर उस माँ की है जिसने कभी अपने बच्चे के लिए खुद को पीछे किया, और फिर यह सीखा कि पीछे हटना ही हमेशा प्यार नहीं होता। आज मैं दादी हूँ, माँ हूँ, और सबसे जरूरी मैं खुद हूँ। समय के साथ मैं समझने लगी कि रिश्तों में सबसे बड़ा बदलाव शब्दों से नहीं, व्यवहार से आता है। शहर में रहने के दौरान मैं अब हर काम अपने ऊपर नहीं लेती थी। अगर थक जाती तो साफ कह देती। अगर कुछ ठीक नहीं लगता तो चुप नहीं रहती। पहले मुझे लगता था कि ऐसा करने से लोग मुझे स्वार्थी समझेंगे। अब समझ आया कि अपनी सीमा बताना स्वार्थ नहीं, समझदारी है। एक दिन आरव को तेज बुखार हो गया। रात के 2 बजे थे। नेहा घबरा गई। रवि भी परेशान था। मैं शांत रही, बच्चे को गोद में लिया, डॉक्टर से बात की, दवा दी। आरव मेरी छाती से लगकर सो गया। नेहा पास बैठी मुझे देखती रही। उसकी आंखों में डर कम और भरोसा ज्यादा था। सुबह उसने धीरे से कहा, माँ, उस दिन अस्पताल में
मैं आपको रोकने की वजह बनी। मैंने उसकी तरफ देखा। नेहा, हर इंसान अपने डर से फैसले करता है। जरूरी यह है कि हम उन्हें कब पहचानते हैं। वह रो पड़ी। शायद पहली बार हल्की हुई थी। रवि भी बदल रहा था। अब वह दोस्तों के सामने भी कहता, मेरी माँ हमारे साथ रहती हैं। उसमें झिझक नहीं, गर्व था। कभी कभी वह मुझसे पूछता, माँ तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? मैं मुस्कुरा देती, अब पूछ रहे हो, यही काफी है। गांव और शहर के बीच मेरी जिंदगी बढ़ गई थी, पर टूटी नहीं थी। गांव में महिलाएं अब मुझे सिर्फ सिलाई वाली शारदा नहीं, बल्कि अपनी शारदा कहती थीं। कोई घरेलू झगड़े में सलाह लेने आ जाती, कोई बच्चों की पढ़ाई को लेकर। मैं किसी को उपदेश नहीं देती, बस सुनती, क्योंकि मैंने सीखा था, सुना जाना ही सबसे बड़ी दवा है। एक दिन पंचायत के कार्यक्रम में मुझे बोलने के लिए कहा गया। मंच पर खड़ी हुई तो हाथ थोड़े कांप रहे थे। मैंने बस इतना कहा, औरत जब तक खुद को छोटा मानती है, दुनिया उसे छोटा ही रखती है। पूरा मैदान चुप था। मुझे लगा मेरी आवाज कहीं पहुंच रही है। शहर में आरव ने चलना शुरू कर दिया था। पहला कदम मेरी तरफ बढ़ा। वह गिरा, फिर उठा। मैंने उसे उठाया नहीं, बस हाथ आगे बढ़ाया। वह खुद खड़ा हुआ। उस पल मुझे लगा, शायद यही मेरी पूरी कहानी का सार है। मैंने अपने बेटे को भी ऐसे ही बड़ा किया था, और अब अपने पोते को भी यही सिखा रही थी, खुद खड़ा होना। एक शाम रवि ने कहा, माँ, हमें तुम्हारे बिना घर अधूरा लगता है। मैंने धीरे से जवाब दिया, और मुझे खुद के बिना। वह हंस पड़ा। शायद उसने बात समझ ली थी। आज मैं जहां हूं, वहां किसी ने मुझे जगह नहीं दी। मैंने अपनी जगह खुद बनाई। बेटे ने मुझे रोका था, ये सच है, पर उसी रोक ने मुझे चलना सिखाया। अगर वह दिन ना आता, तो शायद मैं आज भी किसी को खुश रखने के लिए खुद को भूल जाती। अब जब कोई मुझसे पूछता है, आपकी सबसे बड़ी जीत क्या है, तो मैं कहती हूं, मैंने खुद को खोने से बचा लिया। जिंदगी अब किसी एक घर की चार दीवारी में बंद नहीं थी। मैं जहां भी रहती, वहां अपनी सांसों की जगह बना लेती। कभी गांव में सुबह की ठंडी हवा, कभी शहर में आरव की हंसी, दोनों मेरी थीं। मैंने सीख लिया था कि प्यार चुनना होता है, और खुद को चुनना भी उसी प्यार का हिस्सा है। एक दिन गांव में मेरी पुरानी सहेली कमला मिलने आई। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, शारदा, तू बदली हुई लग रही है। मैं मुस्कुरा दी। बदली नहीं हूं, बस अब छुपती नहीं। उसने मेरी कहानी सुनी, बीच बीच में सिर हिलाती रही। आखिर में बोली, काश मुझे भी यह समझ पहले आ जाती। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं रही, वह दूसरों तक पहुंच रही थी, बिना शोर किए। शहर में एक शाम नेहा ने आरव को सुलाते हुए मुझसे पूछा, माँ, क्या आपको कभी लगा कि आपने हमें ज्यादा दे दिया? मैंने कुछ देर सोचा, फिर कहा, देना गलत नहीं होता, खुद को खत्म कर देना गलत होता है। वह चुप रही। शायद यह जवाब उसे भी अपने लिए संभाल कर रखना था। रवि अब अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो चुका था। नई नौकरी मिल गई थी। एक दिन उसने आकर कहा, माँ, आज अगर तुम उस दिन वापस नहीं आती, तो शायद मैं कभी समझ ही नहीं पाता कि गलती कहाँ थी। मैंने कहा, गलती से भागना आसान होता है, उसे देखना मुश्किल। आरव अब मुझे देखकर दादी कहकर दौड़ता था। कभी कभी उसके छोटे हाथ मेरे चेहरे को छूते, जैसे वह मुझे पहचान रहा हो, याद रख रहा हो। मुझे सुकून होता कि वह मुझे एक मजबूत औरत के रूप में देख रहा है, सिर्फ एक चुप मां के रूप में नहीं। एक दोपहर मैंने पुराने कागज निकाले। उनमें रवि के स्कूल के सर्टिफिकेट, उसकी ड्राइंग्स और एक कागज मिला जिस पर उसने बचपन में लिखा था, मेरी माँ सबसे अच्छी है। मैं हंस पड़ी और रो भी पड़ी। वक्त ने बहुत कुछ बदला था, पर यह लाइन अब भी सच थी। बस उसका मतलब बदल गया था। अब सबसे अच्छी का मतलब था सब कुछ सहने वाली नहीं, बल्कि खुद को समझने वाली। आज जब मैं किसी माँ को देखती हूँ जो चुपचाप पीछे हट जाती है, तो मन करता है उसका हाथ पकड़कर कहूँ, रुको, खुद को मत छोड़ो, क्योंकि बच्चे बड़े होकर लौटते हैं। पर अगर माँ खुद से दूर हो गई, तो वापसी मुश्किल हो जाती है। मेरी कहानी में कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ। न किसी ने अचानक माफी मांग ली, न जिंदगी एकदम आसान हो गई। बस इतना हुआ कि मैंने खुद को फिर से चुना, और उसी चुनाव ने सब कुछ बदल दिया। पोते के जन्म पर मुझे रोका गया था,
मुझे नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। आज पता है, वह रोक मेरी शुरुआत थी, मेरा अंत नहीं। उस रोक के बाद जो शुरुआत हुई थी, वह अब मेरी आदत बन चुकी थी। आदत खुद से सवाल पूछने की, खुद को सुनने की। पहले मैं हर रिश्ते में अपनी भूमिका खोजती थी, माँ, सास, दादी। अब मैं बस शारदा थी, और यह पहचान किसी रिश्ते से कम नहीं थी। एक दिन गांव में एक औरत आई, उम्र मुझसे कम, पर आंखों में वही थकान जो कभी मेरी आंखों में थी। उसने धीरे से कहा, दीदी, मेरा बेटा शहर में है, बहू ने मुझे आने से मना कर दिया है। मैंने उसे अपने पास बैठाया, कोई सलाह नहीं दी, बस सुना। जाते वक्त उसने कहा, आपसे बात करके हल्का लग रहा है। उस दिन मुझे समझ आया, मेरी चुप सहनशीलता से किसी को ताकत नहीं मिली थी, पर मेरी सधी हुई आवाज से किसी को सहारा मिल रहा था। शहर में आरव अब स्कूल जाने लगा था। पहले दिन उसकी यूनिफॉर्म मैं ही प्रेस कर रही थी। नेहा पास खड़ी थी। उसने कहा, माँ, आप न होती तो मैं ये सब संभाल नहीं पाती। मैंने जवाब दिया, और अगर तुम न होती तो मैं यह सीख नहीं पाती कि हर पीढ़ी का डर अलग होता है। हम दोनों मुस्कुरा दिए। यह मुस्कान समझ की थी, समझौते की नहीं। रवि अब कभी कभी मुझसे कहता, माँ, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं फिर वही गलती न कर बैठूं। मैं कहती, डर रहना अच्छी बात है, इसका मतलब है तुम जागरूक हो। मेरी जिंदगी में अब खाली समय भी था। उस खाली समय में मैंने लिखना शुरू किया, छोटी छोटी बातें, डायरी में। कोई किताब लिखने का सपना नहीं था, बस खुद को उतारने का तरीका था। लिखते लिखते मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना कुछ बिना कहे सह लिया था, और कितना कुछ कहकर सुधर सकता था। एक दिन आरव ने मेरी डायरी देख ली। उसने पूछा, दादी, ये क्या है? मैंने कहा, मेरी कहानी। वह बोला, मेरी भी लिखना। मैं हंस पड़ी। शायद यही सबसे बड़ी जीत थी, अगली पीढ़ी को अपनी बात कहने की आजादी देना। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं, तो बेटे द्वारा रोका जाना मुझे सिर्फ अपमान नहीं लगता, वह एक आईना था। उसने मुझे दिखाया कि मैं कहां तक खुद को भूल चुकी थी, और उसी आईने में मैंने खुद को वापस पाया। हर माँ के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब उसे चुनना पड़ता है, चुप्पी या आत्मसम्मान। मैंने देर से सही, पर चुना। और आज अगर कोई मुझसे पूछे, क्या आपको अफसोस है, तो मेरा जवाब साफ है, नहीं। क्योंकि अगर वह दिन न आता, तो मैं ये शारदा न बन पाती। अब मेरे दिन किसी घड़ी से नहीं बंधे थे। कभी सुबह जल्दी आंख खुल जाती, कभी देर तक नींद आती। और पहली बार मुझे इस फर्क से डर नहीं लगता था, क्योंकि अब मेरी कीमत मेरे कामों से नहीं, मेरे होने से थी। एक सुबह आरव ने मुझसे पूछा, दादी, आप हमेशा हमारे साथ क्यों नहीं रहती? मैंने उसे गोद में बैठाया, क्योंकि दादी की भी अपनी दुनिया है। वह कुछ सोच कर बोला, फिर मैं भी बड़ा होकर अपनी दुनिया बनाऊंगा। उस पल मुझे लगा, मैंने उसे वही सिखा दिया जो मुझे देर से सीखना पड़ा। गांव में महिलाओं का समूह अब नियमित होने लगा था। हम सिलाई सीखते, बातें करते, हंसते। कभी कभी कोई रो भी लेती। मैंने देखा कि जब औरतें बोल पाती हैं, तो आधी समस्याएं खुद ही हल होने लगती हैं। उन्हें समाधान से पहले सम्मान चाहिए होता है। एक दिन नेहा मेरे लिए चाय लेकर आई और बोली, माँ, क्या आपको कभी लगता है कि आप हमारे लिए ज्यादा कर देती हैं? मैं मुस्कुराई, अब नहीं, अब मैं उतना ही करती हूं जितना खुशी से कर सकूं। रवि ने यह सुना और सिर हिला दिया। शायद वह समझ गया था कि मदद और बोझ में फर्क होता है। मेरी डायरी अब मोटी हो चली थी। उसमें दर्द भी था, पर उससे ज्यादा समझ। मैंने एक पन्ने पर लिखा, अगर मैं उस दिन टूट जाती, तो आज कोई मुझे सहारा न कहता। यह वाक्य लिखकर मैंने किताब बंद कर दी। मुझे लगा, यही मेरी कहानी का सार है। एक शाम जब मैं शहर से लौट रही थी, ट्रेन की खिड़की से बाहर देखती रही। वही खेत, वही स्टेशन, पर इस बार मेरे भीतर कोई खालीपन नहीं था। मैं जानती थी, मैं जहां जाऊंगी, खुद को साथ लेकर जाऊंगी। रवि ने स्टेशन पर पूछा, माँ, थक तो नहीं गई? मैंने कहा, अब थकान से डर नहीं लगता। घर लौटकर मैंने अपने पौधों को पानी दिया। वे हरे भरे थे, शायद क्योंकि उन्हें जरूरत भर पानी मिला था, ज्यादा नहीं, कम नहीं। अब जब कोई मुझसे पूछता है, आपकी सबसे बड़ी सीख क्या है, तो मैं कहती हूं, रिश्तों में रुकना जरूरी है,
मिट जाना नहीं। पोते के जन्म पर मुझे रोका गया था। मुझे नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। आज जानती हूँ, आगे वही होता है जो हम खुद के लिए तय करते हैं। धीरे धीरे मेरे अंदर एक स्थिरता आ गई थी। अब कोई बात अचानक मुझे तोड़ नहीं देती थी। अगर कोई सवाल करता तो मैं रुककर जवाब देती। पहले की तरह तुरंत सफाई नहीं देती थी। यह रुकना मुझे ताकत देता था। एक दिन गांव में मेरी बेटी आई। वह भी अपनी ही उलझनों में घिरी हुई थी। उसने मुझसे कहा, माँ, तुम्हारे साथ जो हुआ उससे मैं डर गई हूं। कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। मैंने उसका हाथ पकड़ा। डर ठीक है, पर डर की वजह से खुद को छोटा मत करना। अपनी बात कहना सीखो। उसने सिर हिलाया। शायद पहली बार उसने मुझे सिर्फ माँ नहीं, एक औरत के रूप में देखा। शहर में आरव ने स्कूल में कविता सुनाई। नेहा ने वीडियो भेजा। मैंने देखा, वह मंच पर खड़ा था, बिना डरे। तालियां बज रही थीं। मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। शायद पीढ़ियों में कुछ सच में बदल रहा था। रवि अब मुझसे सलाह कम और बातचीत ज्यादा करता था। पहले वह पूछता था, क्या करूं? अब कहता था, मैं ऐसा सोच रहा हूं। यह छोटा सा फर्क बहुत बड़ा था। एक शाम नेहा ने मुझसे कहा, माँ, आपने कभी हमें छोड़ा नहीं, फिर भी आपने खुद को बचा लिया। यह कैसे किया? मैंने कहा, जब समझ आ गया कि अगर मैं खुद नहीं बचूंगी तो कोई रिश्ता नहीं बचेगा। अब मेरे लिए त्याग का मतलब बदल चुका था। त्याग अब खुद को दबाने का नाम नहीं था। त्याग का मतलब था सही समय पर सही जगह रुक जाना। गांव में मेरी सिलाई से जुड़ी महिलाएं अब अपने छोटे काम शुरू कर चुकी थीं। कोई बच्चों के कपड़े सिलती, कोई ब्लाउज। जब वे पैसे लेकर मुस्कुराती तो मुझे लगता मेरे हिस्से की खुशी बढ़ रही है। एक रात मैं छत पर लेटी तारों को देख रही थी। वही आसमान जो मैंने उस रात भी देखा था जब मुझे अस्पताल में रोका गया था। फर्क बस इतना था, उस रात मैं टूटी हुई थी, आज पूरी थी। अगर वह रात न होती तो शायद मैं कभी खुद से यह सवाल न पूछती, मैं कौन हूं? और शायद बिना उस सवाल के जवाब के मैं आज भी अधूरी रहती। अब मैं जानती हूं, हर रोक बुरी नहीं होती। कुछ रोक हमें उस रास्ते पर मोड़ देती है जहां हमें खुद से मिलना होता है। समय अब मेरे खिलाफ नहीं, मेरे साथ चलने लगा था। पहले हर दिन मुझे किसी की जरूरतों से शुरू होता था। अब दिन की शुरुआत मुझसे होती थी। यह बदलाव बाहर से छोटा लगता है, पर अंदर से बहुत बड़ा था। एक सुबह नेहा ने मुझसे कहा, माँ, आज आप थकी हुई लग रही हैं, आराम कर लीजिए। मैंने उसकी तरफ देखा। कभी यह वाक्य सिर्फ औपचारिक होता था, आज इसमें सच था। मैंने पहली बार बिना अपराध बोध के कहा, हाँ, आज मैं आराम करूंगी। आरव स्कूल से आकर मेरे पास बैठा। उसने अपनी कॉपी दिखाई। उसमें एक सवाल का जवाब लिखा था, मेरी पसंदीदा जगह दादी के पास। मेरी आंखें भर आईं। मैंने उसे गले लगा लिया। उस एक लाइन में मुझे अपनी पूरी यात्रा का फल दिख गया। गांव में पंचायत ने महिलाओं के समूह के लिए मुझे जिम्मेदारी दे दी थी। अब मैं सिर्फ सिखाती नहीं थी, बल्कि सुनती थी, जोड़ती थी, रास्ते दिखाती थी। मैंने कभी खुद को नेता नहीं माना, पर जब कोई औरत कहती, दीदी, आपकी वजह से हिम्मत आई, तो मुझे लगता मैं सही जगह खड़ी हूं। रवि और नेहा के बीच भी अब बातें छुपकर नहीं होती थीं। मतभेद होते थे, पर डर नहीं। एक शाम मैंने दोनों को कहते सुना, चलो मां से पूछ लेते हैं। उस पल मुझे एहसास हुआ, सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। और मैंने उसे अपने फैसलों से कमाया था। मैंने अपनी डायरी में आखिरी पन्ने पर लिखा, मैं किसी की जगह नहीं लेती, मैं अपनी जगह बनाती हूं। लिखकर मैंने कलम बंद कर दी। अब मुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं थी। कभी कभी मैं सोचती हूं, अगर उस दिन अस्पताल में मुझे नहीं रोका जाता तो क्या मैं आज यह सब जानती? शायद नहीं। दर्द ने मुझे तोड़ा जरूर, पर उसी टूटन से मैंने खुद को नए रूप में जोड़ा। आज जब कोई माँ मुझसे पूछती है, अगर बच्चे दूर हो जाएं तो क्या करें, मैं कहती हूं, पहले खुद के पास आओ, बच्चे रास्ता खुद ढूंढ लेंगे। पोते के जन्म पर मुझे रोका गया था। उन्हें नहीं पता था आगे क्या होने वाला है, और शायद मुझे भी नहीं पता था। पर आज साफ है, आगे वही होता है जो हम सहने के बजाय समझने का फैसला करते हैं। अब मेरे जीवन में छोटे छोटे पल बड़ी ताकत बन गए थे।
सुबह की चाय, आरव की हंसी, बगीचे में फूलों की खुशबू, हर चीज मुझे याद दिलाती थी कि मैं अपनी जिंदगी में उपस्थित हूँ, न कि सिर्फ दूसरों की दुनिया में। एक दिन गांव में कमला आई। उसने देखा कि मैं बगीचे में बैठकर किताब पढ़ रही हूँ। उसने कहा, शारदा, आप पहले जैसी नहीं लग रही। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब मैं वही हूँ जो मैं होना चाहती हूँ। वह चुप रही, फिर बोली, कभी कभी ये बदलाव डराता है। मैंने कहा, डर ठीक है, डर का सामना करना ही बदलाव है। शहर में नेहा ने मुझसे पूछा, माँ, आपने हमें सिखाया कि सीमाएं जरूरी हैं, लेकिन कभी डर नहीं लगता? मैंने जवाब दिया, डर हमेशा रहेगा। फर्क बस इतना है कि अब मैं डर को अपनी दिशा बनाने देती हूँ, रोकने नहीं। रवि अब मुझसे ज्यादा बातचीत करता था। पहले वह डरता था कि कहीं मैं नाराज न हो जाऊं। अब वह खुलकर अपनी भावनाएं साझा करता। एक शाम उसने कहा, माँ, अब मैं समझ गया कि आपने क्यों कहा था, अपने लिए भी जीना जरूरी है। मैंने सिर हिलाया, और अब तुम भी समझ गए। यही सबसे बड़ी जीत है। गांव में महिलाओं का समूह अब मेरी सीख से प्रेरित हो चुका था। वे न सिर्फ काम करती थीं, बल्कि अपने अधिकारों और अपनी आवाज को पहचानने लगी थीं। मुझे एहसास हुआ कि दर्द और अनुभव सिर्फ मेरे लिए नहीं, दूसरों के लिए भी काम आए। एक दिन मैं अपने पुराने पर्स में पुरानी तस्वीरें देख रही थी। आरव की बचपन की तस्वीर और मेरे पोते आर्यन की हाल की तस्वीर। दोनों को देखकर मुझे लगा, समय ने बहुत कुछ बदल दिया, पर प्यार और सम्मान वही रहा। पोते के जन्म पर मुझे रोका गया था। मुझे नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। आज मुझे पता है, जो रोका गया वही मेरी ताकत बन गया। उस रोक ने मुझे खुद की पहचान दी, अपने अधिकारों का एहसास दिया। मैं अब जानती हूं कि हर मां को एक दिन खुद को चुनना पड़ता है, खुद की कीमत समझनी होती है। और यही सीख मेरी कहानी की सबसे बड़ी विरासत है।